हाँ भाई जो अब तो लोगों ने लानत भेज दी है मेरी शक्ल पे, क्योंकि मैं 50 तकरीबन इसरार कर करके लोग थक गए, मैं जाता नहीं था। अब उन्होंने कार्ड भी भेजना छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये आता शादी था। कार्ड वगैरह तो मिल जाते हैं। शादी कार्ड भी दफ्तर वालों ही के मिलते हैं बस, और किसी का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डाइजेस्ट पढ़ने वालों को उन्होंने जो बरसों से डाइजेस्ट पढ़ते हैं तो वो बहुत से राइटर्स को जानते हैं। तो मैं भी जैसे कि मैंने बरसों से डाइजेस्ट पढ़े और बहुत से नाम ऐसे कि जो मैं देखता था बचपन से, उनको पढ़ता था, उनसे सीखता था। तो बहुत सारे नाम हैं। मैं मतलब जैसे मोहिउद्दीन नवाब से हम शुरू करें, एम ए राहत से शुरू करें, और जब्बार तौकीर से अगर लेके चलें, महमूद अहमद मोदी साहब। तो आज महमूद अहमद मोदी साहब से मेरा जाहिर से पुराना ताल्लुक़ है। जासूसी सस्पेंड जजेस के ऑफिस में इन्हें आते जाते देखता था मैं, और एक कहानियाँ इनकी हम देखा करते थे और पढ़ा करते थे। तो जाहिर सी बात है, हमें एक आम कारी की तरह नहीं, बल्कि जब हम इनकी कहानियों की जब हम प्रूफ रीडिंग किया करते थे तो हमें एक एक लफ्ज़ देखने को, सीखने को मिलता था। तो हमने जाहिर इनसे भी, इनकी तहारीर से सीखा। तो आज महमूद अहमद मोदी साहब से मेरे ऑफिस के करीब ही इनका ऑफिस होता है, तो मैंने इनसे गुजारिश की थी कि सर एक छोटा सा एक इंटरव्यू की शक्ल में कुछ चीज़, हम एक इंटरव्यू का कोई बच्चा बना लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल बखुशी इजाज़त दी कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि मोदी साहब से मैंने पूछा कि आपका कोई इंटरव्यू उसमें नहीं है वीडियो में, क्योंकि बहुत से इन्होंने मैगजीन्स के अंदर भी आते रहे और बहुत से अखबारात के अंदर भी आए, ना सिर्फ आए बल्कि इन्होंने तो बहुत से, सबसे ज़्यादा तो किए ही इन्होंने बहुत इंटरव्यूज़। तो आज हम मोदी साहब हमारे साथ हैं, तो आइए हम उनसे छोटी मोटी हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम मोदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहले तो सबसे पहले बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, कहाँ अपने इब्तिदाई तालीम और कहाँ आपका बचपन गुजरा, ये स्कूल लाइफ वगैरह, ये बताइएगा पहले। यार वो बचपन का जो हमारा ताल्लुक़ है, पैदाइश जहाँ की है वहाँ का सुनकर अक्सर लोग हंसने लगते हैं। अच्छा। हाँ, वो मैं शिकारपुर में पैदा हुआ, सिंध का जो शिकारपुर है। जी जी जी। और लोगों को बहुत कम इल्म है कि किसी ज़माने में शिकारपुर वाकई सिंध का पेरिस था। ओके। तो ये ऐसा एक शहर था, मतलब हिंदू साहूकारों का आबाद किया हुआ था। ज़्यादातर मकान हवेली टाइप थे वहाँ, बड़े खूबसूरत, और बग़ैर आरसीसी के 5-5 मंजिला मकान। तो वहाँ हम लोग रहे। वहाँ पार्टीशन से पहले टेलीफोन, बिजली, फ्लैश सिस्टम सब कुछ था। अब तो खैर बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया वो। बिल्कुल सही। अब तो नए सिरे से बन गया सब, वही ब्लॉकों के मकान हो रहे हो। पहले तो कोई अजीबोगरीब कंस्ट्रक्शन थी वहाँ। तो वहाँ हम पैदा हुए, इंटर वहाँ से किया। फिर वो तो वहाँ से फिर अब कराची ही आना नहीं, हुआ। भुट्टो साहब के ज़माने में जब भुट्टो साहब जब बरसरेदार आए तो वहाँ लसानी हंगामा शुरू हो गए। जी जी। हम लोग हालांकि वहाँ बड़े अमन और सुकून से, बड़े प्यार से सब लोग रहते थे, जिनसे हमारे मरासिम हैं उस ज़माने के बाप दादा के ज़माने में, जब तक जिंदा रहे उनसे मरासिम रहे। लेकिन ये कि फिर हमें, वालिद साहब हमारे बेचारे बड़े घबराने वाले आदमी थे, उन्होंने फ़ौरन ही छोड़ दिया वहाँ। तो फिर हम लोग लाहौर चले गए थे। तो बाकी थोड़ी बहुत तालीम मज़ीद लाहौर में ही हासिल की मैंने इंटर के बाद। और तालीम मतलब बीए करने से पहले मैं प्रैक्टिकली जर्नलिज्म में आ गया था। वहाँ से एक मैगज़ीन निकलता था धनक, जी जी। उर्दू का मैगज़ीन था, लेकिन वो एलीट क्लास का मैगज़ीन बन गया था। उर्दू का मैगज़ीन होते हुए भी अच्छा। हमारी बर्गर क्लास है वो बड़े फ़ख्र से उसको अपने ड्राइंग रूम्स में रखती थी। तो उसमें हमने शोबिज़ का जर्नलिज्म भी किया, और दफ्तर में भी हसन निसार की जगह गया था मैं। हसन निसार मुझसे पहले थे वहाँ, वो छोड़ कर गए थे, तो उनके बाद उनकी जगह मैं गया। फिर हसन निसार से भी हमारी दोस्ती रही। तो बस वहाँ वो हमारा प्रैक्टिकली एक तरह से सही मानों में वो था ज़माना। वरना वैसे मैं इससे पहले मशरिक़ अखबार वगैरह के लिए भी कर रहा था काम। अच्छा अच्छा। लेकिन वो मुख्तसर ही रहे, कुछ ज़्यादा नहीं थे। ये बाकायदा मुलाजमत थी। यानी कि आपने जो अपना ये
कैरियर शुरू किया, जी वो तो वो पहले सहाफत से आपने शुरू सहाफत, किया? हाँ सहाफत। अच्छा, उस वक्त तक आपने ये नहीं, कहानियां भी fiction, लिख रहा था। कहानियां वगैरह की कहानियां भी लिख रहा था मैं। वो कौन से मैगजीन के वो अंदर? सस्पेंस डाइजेस्ट उस वक्त नया नया निकला था। सस्पेंस के पहले शुमारे में मेरी कहानी छपी है। अच्छा, पाकीज़ा के पहले शुमारे में मेरी कहानी छपी है ज़नाना नाम से। और अच्छा, सबरंग वगैरह के अंदर भी लिखना हुआ? सबरंग में बहुत बाद की बात है। सबरंग में तो जब लिखा तो वो उस वक्त मैं कराची आ चुका था। अच्छा कराची आने के बाद मैंने सबरंग, लाहौर से भी लिखा है जी, लेकिन कम लिखा है सबरंग में। सबरंग से हमारा वास्ता ज़रा कम रहा। मेरा ये जासूसी डाइजेस्ट ग्रुप से ज़्यादा ताल्लुक रहा। बिल्कुल। इसके अलावा फिर मैं जब कराची आया था तो असल में तो मुझे नफीस सिद्दीकी साहब जो पॉलिटिशियन थे जी वो लाए थे वो ज़बरदस्ती कराची। तो उनका भी मैगजीन था एक सियासी महवर। जी जी, पहले मैं जी, उसका मैंने देखा एडिटर, है। जी मैं उसका एडिटर रहा काफ़ी अर्सा। तो उसके बाद फिर टीवी टाइम्स एक हुआ करता था, रियाज मंसूरी साहब का, उसका एडिटर रहा। ओके। तो फिर इस दौरान डाइजेस्टो में। अच्छा, आपने मतलब ये दोनों लेके चल रहे थे कि सियासी जो आप मैगजीन सहाफत भी, शोकेस हाँ। का ये चीजें भी, सब और चीज़ें ये लिखने का तराजीम वगैरह भी आप कर रहे थे, जी, तर्जुमे वगैरह, ये मतलब मैगजीन ये वो वगैरह? समझ, हाँ ऑलराउंडर एक तरह जी, से जी, था जी। मैं। तो जॉब्स जो हैं वो मैंने मुख्तसर अरसा की हैं, ज़्यादा नहीं की। यारी दोस्ती वाली होती थी ज़्यादातर जॉब्स, कि भाई कोई साहब पर्चा निकाल रहे हैं, लो यार ये निकालना आप है, संभाल लें, देखिए आपको इसको। चलाना है, हाँ, इस तरह की। लेकिन ये बाकायदा जो ज़रा तरीके सलीके से जो जॉब होती है, वही अखबार जो जहाँ में की। ढूंढना, एक जॉब ढूंढना और जाके करना, वो नहीं, चीज़ ढूंढी नहीं मैंने, यहाँ भी मतलब मुझे हाँ, बुलाया गया। बुलाया गया तो किया। वो लिखता था मैं अखबार जहाँ के लिए। जी, फिर जी, जावेद साहब ने मुझे बुलवा लिया और बहुत इसरार किया। एक दफ़ा तो मैं मना कर दिया था। पहले तो उन्होंने मुझे जंग में आने को कहा था, जी जंग के लिए मैंने मना कर दिया। फिर काफ़ी तवील वक्फा आया बीच में, फिर दोबारा उन्होंने बुलाया। फिर मुझे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मशवरा दिया कि भाई कर लो जॉब, ये वो, ये अच्छा इदारा है फलां। अच्छा, मेरे जहन में वो था कि मैं पाबंदियाँ वगैरह नहीं कर सकता था। तो बाकायदा जिसमें टाइमिंग, हाजिरी, फलानी। तो लेकिन ये कि वो अल्लाह का शुक्र है अच्छा ही साबित हुआ। वो जावेद साहब की मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं क्या थी, वो इतने मेहरबान आदमी मेरे लिए साबित हुए और उन्होंने मुझे बड़ी यहाँ इज्जत दी और जो कुछ भी। तो ये मेरे हक में अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ, और मेरी उस वक्त उम्र 50-55 साल थी जब मैं यहाँ आया हूँ। रिटायरमेंट की उम्र में यहाँ तकरीबन आपको कितना अरसा हो गया तकरीबन? अब मुझे हो गए हैं 15-18 साल हो गए मेरा। मतलब जासूसी डाइजेस्ट में के मतलब अब तो खैर आपका नहीं लिखना होता वहाँ, लेकिन आप जब से आए तवील अरसे हाँ बहुत जासूसी 20-25 साल डाइजेस्ट पब्लिकेशन में आपने काफी ज्यादा टाइम हमारा वहीं गुजरा। ज्यादातर जी, जी। काम उन्हीं के सर पे किए हमने, और हम उसी को सब कुछ समझते थे, अपना ओढ़ना बिछाना। ऐसे ही बिल्कुल। तो बल्कि इस दौरान मुझे बड़ी अच्छी ऑफर आए आपके, इवन आपके जो चैनल के मालिक हैं। अच्छा, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से। हाँ, इनकी ये उन दिनों नई नई रिटायर हुई थी, तो हम इनको सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर जानते थे। अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी अमीर खातून है और ये इतना बड़ा चैनल बना लेंगी। अच्छा इन्होंने उस वक्त एक पहली प्राइवेट अपनी सीरियल बनाई थी, जायदा हिना की लिखी हुई। उस वक्त मैंने भी पीटीवी के लिए एक सीरियल लिखी थी, मानो सजनबी। तो हम दोनों का प्रेस शो एक साथ हुआ था, तो ये मेरे बराबर ही बैठी थी। अच्छा, तो मुझे नहीं मालूम था कि उन दिनों चैनल की तैयारी कर रही हैं, और ना हमें ये मालूम था कि ये बहुत बड़ी खातून है। अच्छा। तो हम समझते थे प्रोड्यूसर हैं, नौकर हैं, बस सरकारी। हाँ, जाहिर सी बात है। तो वो इन्होंने मुझे कहा, बल्कि जब सीरियल हमारी चली, प्रेस शो जब हुआ, तो इन्होंने कहा आप हमारे पास आ जाएं लिखने के लिए। हाँ, तो मैंने कहा मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, रिसालों में बहुत लिखता हूँ मैं, मेरा तो दाल रोटी इसी से चलता है, रोजी रोटी इसी से। कहने लगे आप सब कुछ छोड़ दें, हमारे पास आ जाएं। अच्छा, तो मैंने कहा अच्छा मैं देखूंगा। इन्होंने मुझे घर का एड्रेस भी दिया अपने बाथ आइलैंड में। जी जी। लेकिन हमने को खास अहमियत नहीं, हमें नहीं मालूम था कि भाई ये वाला मामला है। उस वक्त तक प्राइवेट चैनल आए भी नहीं थे। अच्छा, सिर्फ जियो ही आया था। आप समझे कोई मैगजीन वगैरह हो सकता है या कोई प्राइवेट? हाँ, हमें उसी की आदत देंगे। हाँ, वो होता तो फिर शायद हम चले जाते, तो मैं गया ही नहीं। अच्छा मोदी साहब, आपने फिर कुछ ड्रामों टीवी की यानी कि स्क्रीन की तरफ आप ज्यादा निगाह, मानो सजनबी था आपका, और मुझे समझोता शायद कुछ नाम था ऐसा, एनटीएम के लिए आपने किया था। इसके अलावा एडवेंचर टाइम्स, हाँ वो बच्चों का सीरियल था, इसके लिए पीटीवी। इसके अलावा आपने तो लिखा इस कदर है, तो अगर उन्हीं को अगर ड्रामाटाइज किया जाए तो वो तो एक जमाना गुजर जाए करते करते। उस जमाने में पीटीवी पर जब मेरी सीरियल चली तो हैदर इमाम रिजवी भी उस वक्त
प्राइवेट सेक्टर में कदम रख रहे थे, जी। अभी थे वो पीटीवी पे, लेकिन उन्होंने शुरू कर दी थी प्राइवेट प्रोडक्शन। उन्होंने मुझे कहा और कई प्रोड्यूसर्स ने कहा, लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शोबिस के लोगों से पैसे लेना मेरे बस की बात नहीं है। जी। तो कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए, कुछ दो एक ऐसी वादा खिलाफियाँ भी हुई, तो मैंने कहा यार ये मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि हमें तो पीटीवी इसलिए ठीक रहा कि उनका एक सिस्टम लगा बंधा था। अच्छा। वो तो बस ये है कि आपने लिख दी, चीज सिस्टम में आ गई, वो चेक अब मिल गया आपका आपको। चेक तैयार होगा, वो बिल्कुल ऐसे ही। एक प्रोसेस के तहत। जी। और प्राइवेट सेक्टर में कुछ पता नहीं था। अच्छा, यहाँ हाँ, तो मैं वो उस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दे सका, और वजह वही कि ज्यादा हम फंसे हुए थे डाइजेस्टों में, बस हमारा दिमाग उधर ही रहता था, तो बस उसी में लिखने में लगे रहते अच्छा, थे। डाइजेस्टो में आपने काफी सिलसिलेवार नॉवेल भी काफी लिखे, अखबार जहाँ में भी लिखी, सुल्ताना डाकू वगैरह। जी हाँ। मुझे एक बड़ा आपका नॉवेल पसंद था, उसका नाम था हीरो, इशारा डाइजेस्ट में चला, हीरो इशारा में चला, जो अजहर कलीम मरहूम का था। जी हाँ। बड़ा बहुत ही, बल्कि अब किताबी शक्ल में नहीं है जी हाँ, जी हाँ, किताबी शक्ल में लेकिन सभी आ गए। आपका सबसे मशहूर जो सिलसिला था, कि जो समझ एक तरह से आपकी पहचान बन गई, सरकश। एग्जैक्टली, वो उससे मुझे सबसे ज्यादा मिली, और वो मतलब आप चलाते ही रहे, हालांकि मतलब आप शायद उसको बंद करना चाह रहे थे, थक गए थे, ऐसा कुछ था। वो मैंने किया था, झटके से बंद किया उसको, बहुत बुरा असर पड़ा था उससे रिसाले पे। तो कुछ उसमें थोड़ी सी सियासत भी दफ्तर में चल गई उस पर, तो मैंने फिर वो अचानक बंद कर दिया। तो खुद मेरा साहब जिंदा थे उस वक्त, जी जी। वो कहने लगे यार हमें अंदाजा नहीं था कि इसको बंद करना इतना खतरनाक साबित होगा। सर्कुलेशन पे असर पड़ा। 25-30 हजार सर्कुलेशन नीचे आ गई थी। ओहो। और हमें भी नहीं अंदाजा था कि, हम तो समझते थे सिर्फ ये फिल्मों और टीवी के जो लोग हैं यही इतने पॉपुलर होते हैं इन्हीं के ड्रामे, लेकिन वो इतनी पॉपुलर, हैरत मुझे बाद में हुई, ऐसे ऐसे खत आए, ऐसे ऐसे फोन आए उस पर कि अकल दंग। उस वक्त तो ये मोबाइल फोन भी नहीं थे। मोदी साहब, एक बात बताऊं, मेरा जो एक अंदाजा है कि जो डाइजेस्ट का कारी है, जो पढ़ने वाले डाइजेस्ट के, वो खामोश कारी होते हैं, तो चंद आ जाते हैं, चंद आ जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे जो अदाकार वगैरह हैं, इनको तो हाथ के इनको इंस्टाग्राम पे भी बैठे हुए हैं, तो ट्विटर पे बैठे हैं, वो फेसबुक, वो धड़ाधड़ उनके, वो मतलब बहुत एक्टिव होते हैं। राइटर नहीं होता है फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे कुछ है, लेकिन वो भी, मैं अब भी नहीं हूँ। आप अभी नहीं, मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाए, मगर आप नहीं आए उस तरफ। खैर, बेहतर ये नहीं आए, क्योंकि वहाँ बाज जगह अच्छी भी होता है, और लेकिन बाज ऐसे बेवकूफ लोग भी होते हैं कि जो आदमी का, मैं एक तो इतना दिमाग नहीं खपा सकते, नहीं खपा सकता, मैं यही कहना चाह रहा था। अब हमारी एज भी नहीं है, तो मैं अब मैंने देखा है अहमद इकबाल बहुत घुसे हुए हैं इसमें, बेचारे जब से इसमें घुसे उन्होंने लिखना ही छोड़ दिया। ताहिर जावेद उनकी कहानियां अब नहीं आ रही डाइजेस्टो में, हालांकि वो भी फुल टाइम राइटर थे। लेकिन जब से वो सोशल मीडिया में घुसे उनका लिखना छूट गया, उसी पे लिख लेते हैं वो। जो इसी तरह से ताहिर जावेद मोहल साहब, वो थोड़ा बहुत कभी कभार लिख लेते हैं, वहाँ होते हैं, और यानी कि जो सोशल मीडिया पे कोई आप जैसे जो कदावर राइटर गया, मैंने देखा कि वो फिर उधर से वहीं का होकर रह गया। बहुत टाइम चाहिए, ये टाइम कंज्यूमिंग टाइम चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप लोग इतने में तो 31 लिख ले, वहां पर कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, और बाद में किसी झगड़ों में फंस जाते हैं तो और ये चीज मुझे वो बिल्कुल, वो जो लड़की आती है जो आप भी जानते हैं, फरजीन लहरा, वो इतनी परेशान, वो आके मुझे दिखा रही, कह रही मेरी किसी ने जाली आईडी बना ली है। मैं तो हैरान हो गया। वो तो हालांकि नकाब लगाती है, बुर्का पहनती है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनकी जाली आईडी बगैर बुर्के के बना ली, जिसमें उनका चेहरा नजर आ रहा है। अच्छा। और वो FIA में और उसमें जाने की फिक्र में थी, कहते पता नहीं अब ये क्या करेंगे, भाई मेरी जाली आईडी बना ली है, तो मैं FIA में दरखास्त दे दूं एक। मैंने कहा ये होती है मुसीबत। इस तरह के बहुत होते रहते हैं, क्योंकि देखिए सारे तो मतलब इस टाइप के समझदार लोग तो नहीं है, अक्सरियत तो वहाँ ऐसे ही है। हाँ, वो मैंने झगड़े भी होते देखे, ऐसे ही है। वो जो समझदार भी है ना, तो वो भी आगे फिर उन्हीं जैसे हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, क्योंकि वहाँ बर्दाश्त नहीं, तनकीद बर्दाश्त नहीं करते हैं, अक्सर ये होता है। बिल्कुल। तो मोदी साहब, फिर उसके बाद डाइजेस्टों के बाद आपने अब क्यों डाइजेस्ट में नहीं लिखते आप? वो यहाँ से फुर्सत ही नहीं मिलती, फुल टाइम जॉब है ये। और अब तो खास तौर पे जावेद साहब का जब से इंतकाल हुआ है, तो वो इंतकाल से पहले काफ़ी लोगों को यहाँ से फायर कर गए थे, तो अब आदमी भी कम हो गए हैं, तो इतना टाइम ही नहीं होता। और जब वो जिंदा थे तब भी काम बहुत ज़्यादा था यहाँ, हमको फुर्सत नहीं मिलती। अब जाहिर है अब इस एज में कितना कर सकता है इंसान।
तो आपका जैसे अदबी तकरीबात वगैरह वहाँ पर तो इनवाइट होते होंगे, हाँ, जाना होता होगा। बहुत ज्यादा तो वहाँ भाई, जो अब तो लोगों ने लानत भेज दी है मेरी शक्ल पे, क्योंकि मैं 50 तकरीबन इसरार कर करके लोग थक गए, मैं जाता नहीं था। अब उन्होंने कार्ड भी भेजना छोड़ दिया, उन्होंने कहा ये आता शादी कार्ड वगैरह तो मिल जाते हैं। शादी कार्ड भी दफ्तर वालों ही के मिलते हैं बस, और किसी का नहीं। तो फिर वहाँ ये जो आपके अगर जैसे जब जहाँ भी आप तकरीबात में गए या कभी आपके फैंस मिल जाते होंगे मुझे से, तो आपसे इसी तरह का सवाल करते होंगे कि अब मोदी साहब आप क्यों नहीं लिखते, आप हाँ, ये इस तरह की तो होती होंगी, इसरार तो होता होगा लोगों का। जी हाँ, वो मैं कहता हूँ भाई बस अब मजबूरी है, क्या करूँ मैं। जो फैंस तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि, क्योंकि मुझे अब लिखे हुए मेरा काफी टाइम हो गया, 12-15 साल से तो मैंने कुछ नहीं लिखा, तो मैं समझता था लोग भूल भाल गए होंगे मैं। लेकिन जो हमारे लोग दोस्त या जानने वाले वो हैं सोशल मीडिया पे, जी उन्होंने मुझे जब 2-4 चीजें दिखाई और बताया कि आपके बारे में तो इतनी बहसें होती हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल मैं भी कहूँगा आप लोग देखते हैं। तो कहने लगे वो, उन्होंने जब मुझे चंद नमूने भेजे तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार लोगों को याद है अब तक हमारा, तो मैं बड़ा खुशी भी हुई मुझे, चले मेहनत हमारी असल चीज होती। मैं इसलिए मैं तो छोटा सा राइटर हूँ, लेकिन फिर भी मैं लोगों को, जो लिखने वालों को मैं कहता हूँ, देखिए आपकी किताब आपको जिंदा रखेगी, आपका काम आपको जिंदा रखता है। तो ये वजह। अच्छा मोदी साहब मुझे बताएं कि जो पहले आपका दौर था, वो जो जब आप लिखा करते थे वो बड़ा जोबन पे था कलम, 70 की दहाई हो गई, 80 की दहाई, वो डाइजेस्टों का बड़ा पीक का दौर था वो। उसमें और अब के डाइजेस्ट में क्या फर्क लगता है मेयार के हिसाब से, लिखने के हिसाब से, और वजह क्या है इसकी? मेयार तो देखिए ना, अब तो डाइजेस्ट रह ही कम गए जी। जो जिस जमाने के आप जिक्र कर रहे हैं ना, जो इनका उरूज का दौर था, उस वक्त कम से कम 12-15 डाइजेस्ट थे जो सब के सब कामयाब थे, बहुत अच्छा बिकते थे। थोड़ा थोड़ा फर्क होगा उनकी सर्कुलेशन में, और सबसे आगे जाहिर है सबरंग था, फिर वो इरेगुलर हुआ तो सस्पेंस ने उसकी जगह ली। लेकिन अब इस वक्त जो हालत है वो ये कि सिवाय जासूसी डाइजेस्ट ग्रुप के जो 4 पर्चे हैं जी, रेगुलर भी सिर्फ वही आ रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे भी लिखने वालों को वही दे रहे हैं, बिल्कुल, और कोई रिसाला ही नहीं रहा। और जो हैं बेचारे लष्टम पष्टम छप रहे हैं, लेकिन वो एक तो ना तो राइटर्स को पैसे देने के काबिल रहे हैं, और उनकी मजबूरी नहीं चल है ही नहीं, मिलती नहीं है ना सर्कुलेशन, वो खुद नहीं कमा रहे। मैं कह रहा हूँ वो जारी रखे हुए हैं, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है कि जो कभी जो जारी लिखा करते थे आज उनकी तहरीर मैंने देखा है वो छपे, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कोई आगे आया है तो वो अपनी मेहनत से आया है, ठीक है, और वो उनकी मजबूरी भी है, पेट तो भरना है ना रिसाले का। तो बहरहाल वो अब खत्म हो गया दौर। वो एक जैसे इसकी आप वजह क्या समझते हैं कि जो डाइजेस्टों का एकदम इतना देखिए थोड़ा बहुत आ जाना, लेकिन इतना बड़ा सवाल आना कि कहाँ से कहाँ? नहीं, एकदम नहीं आया है, आया तो रफ्ता रफ्ता है, और उसमें जाहिर है सब लोग यही ब्लेम करते हैं कि ये सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, चैनल आ गया। अब तो देखिए ना, सुबह आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको बासी लगता है, बिल्कुल सही बात, वो सब खबरें आप देख चुके होते हैं एक रात पहले, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो एक बड़ी वजह तो यही है डाइजेस्टों में। हाँ, तो बस वो प्रोफेशनल एडिटर भी नहीं रहे, लिखने वाले नहीं रहे, फिर डिमांड नहीं रही। अब आलम ये है ना कि एक मरतबा में एक डाइजेस्ट के दफ्तर में गया, अब भी वो अच्छा डाइजेस्ट शुमार होते हैं इन्हीं के जासूसी ग्रुप के, तो बेचारे बड़े सर पकड़े बैठे, कहने लगे हमारा रिसाला ट्रेन के जरिए जाता है जाहिर है मुख्तलिफ शहरों में, बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो पेशावर तो काफी देर में पहुंचता है जाहिर है ट्रेन। कहने लगे अभी हमारा रिसाला पेशावर पहुंचा नहीं है और इंटरनेट पे आ गया है, पीडीएफ जो कहते हैं वो उस पे आ गया है। लोग अब कहने लगे जब हमारा रिसाला पहुंचेगा तो उस पढ़ चुके हैं, बिल्कुल यही हुआ था, बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। मैं गया था जासूसी डाइजेस्ट, तो लुबना साहिबा से मेरी बात हुई थी, वो भी ये कह रही थी कि मतलब पीडीएफ पे डाल बनाए, लेकिन कम से कम 2 महीने का गैप तो कम से कम, इतनी मेहनत होती है, उसमें तो मुकाबला लगा हुआ है, जल्दी से जल्दी मुकाबला लगा हुआ है, ये बात भी दुरुस्त। बहुत सारे लोग डाल रहे हैं, कोई मेरी किताब यानी कई लोगों ने मेरी 2-3 किताबें बगैर मुझसे पूछे ही छापी। आपकी मैंने देखी है कि YouTube पर जो तलाश है, सर्कस है, पूरी वॉइस ओवर के अंदर लोगों ने डाली हुई। हाँ, एक तो वो डाली हुई है और छाप भी ली बाज ने। अच्छा, छाप भी ली बाज ने मेरी 2-3 नॉवेल जो है, जो मैं खुद नहीं दिए थे, मैंने पब्लिशर्स को अभी रखे हुए थे, छाप लिए वो मुझे पता। मतलब एक तो स्ट्रीट क्राइम होता है और ये इसको क्या कहेंगे लिटरेरी क्राइम। अच्छा मोदी साहब, बस छोटा सा हम मुख्तसर करेंगे, उसके बाद ये बताइएगा आपकी अपनी सबसे पसंदीदा कहानी कौन सी है जो आपने खुद लिखा, नॉवेल की अगर हम बात करें तो?
नॉवेल में वैसे जो खुशी होती है कि सबसे यार ये अच्छी तो तवील चूंकि ये थी, मुझे खुद सरकश। अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी लंबी कहानी लिख सकूंगा। सरकश सरे फहरिस्त है। इसके अलावा मैंने तवील कहानियां लिखी हैं, उनमें बहुत सारी बहुत अच्छी हैं, मुझे खुद बहुत पसंद हैं, लेकिन अब मुझे याद नहीं है उनके नाम वगैरह। इन्हीं में छपी हैं लेकिन ज्यादा अच्छा जासूसी और सस्पेंस। जी, जी, मेरी जी। बहुत अच्छी अच्छी कहानियां यहाँ छपी हैं। अच्छा, आपने तवील पढ़ा कहानी। किसे ज्यादा? हैं? आपने खुद किसे ज्यादा, किस राइटर को पढ़ा? मैंने सबको पढ़ा है। मैं तो बचपन से मुझे तो इतना यानी चस्का पसंदीदा उनमें से कौन था? चस्का इतना लग गया था कि मैं राह चलते हुए भी पढ़ता हुआ जाता था। नॉवेल किताब कुछ भी हाथ आ जाए तो एक दफा तो मुझे एक साइकिल वाले ने टक्कर मार दी। तो मेरे वाले साहब भी उधर से आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे इतना डांटा, कहने लगे तुम रोज किसी गाड़ी के नीचे आ जाओगे अगर तुम्हारा यही हाल रहा। तो वो फिर मैंने रास्ते में पढ़ना छोड़ा, वरना मैं हर वक्त पढ़ ही रहा होता। अच्छा, ऐसे ही तमाम अदीबों को पढ़ा है मैंने। अच्छा, ऐसे ही हमारे साथ भी था। मैं चलते चलते मुझे कोई अगर जमीन पे कुछ भले वो पकोड़े का वो जो फेंका हुआ वो भी उठा के पढ़ना शुरू कर देता। ये होता है। अच्छा, ये था, लिखने का अब तो खत्म हो गई चीज। लिखने का मैं समझता हूँ तमाम, आप पूछे तो शायद ये बात बताएं सब। मेरा ख्याल है कि पढ़ने ही से लिखने की आदत पैदा होती है। ऐसे ही पहले पढ़ना शुरू करता है, बिल्कुल यही तो आपको पता फिर वो राइटर बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुताला यानी कि इसका मतलब है कि होता, अच्छा हमारे राइटर्स तो आजकल जल्दी है कुछ लिखकर और वो चाहते हैं कि जी हम महमूदी बन जाए, नवाब साहब बन जाए तो फला बन जाए। नहीं। वो बहुत जल्दी, मतलब कुछ ही अरसा होता है। आप इसके पीछे आपको गालिबन, मुझे याद पड़ता आपने बताया था तकरीबन 50 साल तो हो गए आपको लिखते हुए। तकरीबन होगा। तो इतने बरसों के कम बाद उम्र में वो शुरू कर दिया था हमने। मैं बताया ना, इंटर से पहले तो मैं प्रैक्टिकली आ गया था, जर्नलिज्म में भी और लिखने में भी, इंटर करने से पहले। ओके। तो अच्छा मोदी साहब, अब मुझे एक छोटा सा बस आपसे अलग से सवाल के मतलब आपकी औलाद वगैरह वो? मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ा बेटा है और वो तो खैर आजकल तो कुछ नहीं कर रहा, 4-5 साल से वो जॉबलेस है। और एक मेरी बेटी है, उसके बाद दूसरे नंबर पे वो स्टेट बैंक में होती है। उससे छोटी मेरी बेटी है, वो डॉक्टर है। तो वो NGOs के लिए काम कर रही है। वो आजकल मुख्तलिफ जगहों पे गरीबों के लिए कैंप वैम्प लगाते हैं, माशाल्लाह उनमें वो जाती है। तो इस तरह एक क्लिनिक। ये लोग नहीं आए ये किताबों का? नहीं, वो मेरी बड़ी बेटी जो स्टेट बैंक में है, उसने इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिखा है। अच्छा। आर्टिकल वगैरह वो इंग्लिश टीवी टाइम्स था उसके लिए लिखे हैं, और औरतों के रिसाले थे, वुमेन जोन वगैरह, वो इंग्लिश में लिखती थी थोड़ा बहुत। लेकिन वो ज्यादा कोई ऐसा पैशन नहीं था उसका, बस ऐसे शौकिया थोड़ा बहुत लिख दिया। अच्छा। इंग्लिश में। उर्दू में किसी को वो लिखने का ना शौक पैदा हुआ, बल्कि लिखने का क्या, पढ़ने का भी कम है। पढ़ने का भी जो था थोड़ा बहुत, वो इंग्लिश ही नावल वगैरह पढ़ लेती थी बच्चियां। लड़के को बिल्कुल नहीं है, बेटे को मेरे कोई शौक नहीं है। अच्छा, वो अखबार भी नहीं पढ़ता। यही से मेरे साथ है। मेरी बेटी को पढ़ने का शौक है, लेकिन वो इंग्लिश बोलती, बाबा इंग्लिश लाके देता हूँ। नई नस्ल तो फिर वो नहीं पढ़ते। बेटे को तो खैर वो भी आपकी बेटी की तरह मेरा बेटा। वो आपके तो अभी छोटे होंगे। अब जो आप वाले, आपकी अगली जनरेशन आएगी ना, वो बिल्कुल ही नहीं होगी। नहीं, वो तो बिल्कुल ही, यही वजह थी कि ये कुछ हमने क्या इस तरह भी कर जाएं, क्योंकि अगली नस्ल जो छोटी मोटी भी रह गई ना हमारे, किताबें ये भी खत्म होंगी, तो शायद अब इधर हम लोग कुछ ना कुछ कर लें। मोदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलेंगे। उसके बाद ये कि फिर ये तो बहुत इतना मतलब तशनगी तो रह गई, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें होनी चाहिए थी, लेकिन वक्त की जाहिर सी बात है, आपका भी ऑफिस का मामला है, हमारा भी है, लेकिन फिर कभी इंशाल्लाह आपको जहमत देंगे। जरूर बहुत थैंक यू। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।